तो आज हम कैशबैक मूवी का रिव्यू करेंगे, जैसे लड़के की कहानी जो समय को रोक सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। अध्यक्ष एक नमस्ते, रहस्य पुनर्कथन यहाँ। आज मैं कैशबैक नामक एक अमेरिकी रोमांस ड्रामा फिल्म के बारे में बताने रहा हूँ। स्पॉइलर आगे देखिए और ध्यान रखिए। आप जानते हैं कि आपने यह वीडियो क्यों क्लिक किया? फिल्म का नायक बेन है, एक 25 साल के बच्चे का सामना करना पड़ता है जो हमेशा दूसरों के प्रति दयालु और कोमल होता है। कोई मान सकता है कि वो आदर्श मित्र है, लेकिन चीजें इसके ठीक विपरीत हैं। बेन वास्तव में एक सीरियल किलर नहीं है, लेकिन उसके पास समय को जमाने और जो चाहे करने की क्षमता है। बेशक वो इसका उपयोग महिलाओं को निर्वस्त्र करने और अपनी पसंदीदा गतिविधि पेंटिंग करने के लिए करता है। चाहे वो सड़क पर हो, सुपरमार्केट या यहाँ तक कि फिल्में, बेन हॉट गर्ल्स को फ्रीज करता है और उनकी न्यूड पोर्ट्रेट बनाता है। ये हमेशा नहीं था। हालांकि इस तरह बेन हम सभी की तरह एक सामान्य आदमी था। उसकी एक देखभाल करने वाली प्रेमिका और एक आशाजनक भविष्य था, और वो सिर्फ नग्न महिलाओं को चित्रित करने का सपना देखता था। इसके बाद फिल्म 5 हफ्ते पहले वापस आ जाती है, जहां ये सब गलत हो गया था। बेन को अपनी प्रेमिका सूसी के साथ बहस करते हुए देखा जाता है, जो उसे हारा हुआ कहती है। पर्याप्त होने के बाद वो उसके साथ संबंध तोड़ लेता है और इससे सूसी और भी अधिक क्रोधित हो जाती है। वो उस पर वस्तुओं को फेंकना शुरू कर देती है, और इस समय बेन के लिए सब कुछ धीमी गति में बदल जाता है। ब्रेकअप के बाद सूसी जल्दी से आगे बढ़ जाती है और दूसरे लड़के में सांत्वना पाती है, और उन्हें कॉलेज के कैफेटेरिया में एक साथ देखकर व्याकुल हो जाता है। इसलिए खुद को विचलित करने के लिए वो कला कक्षाओं में शामिल होते हैं। चूंकि बेन को बचपन से ही पोर्ट्रेट बनाने का शौक रहा है, वो सहजता से सुंदर चित्र बनाता है जो शिक्षक को भी चकित कर देता है। बेन अल्ट्रा यथार्थवादी मानव चित्र बनाने में माहिर है। वे कहते हैं कि बेन पूरे देश में डोंग को चित्रित करने में सबसे अच्छा है। हालांकि रात में चीजें उसके लिए बेहद कठिन हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि बेन अपने ब्रेकअप से उबर नहीं पा रहा है, क्योंकि हर बार जब वो अपनी आंखें बंद करता है तो वो सूसी को देखता है। दिन बीतते हैं और वो अंततः अनिद्रा का शिकार हो जाता है। अब बेन 1 घंटे के लिए भी सो नहीं सकता। अपनी पूर्व प्रेमिका की यादें धीरे धीरे उसे एक उदास पागल में बदल रही हैं। अफसोस और पीड़ा से अभिभूत बेन आखिरकार सूसी को फोन करता है और उससे वापस आने की विनती करता है। वो फिर कभी ऐसा न करने का वादा करते हुए उनके रिश्ते को खराब करने के लिए माफी भी मांगता है। लेकिन बेन उसके लिए इतना नीचे गिरने के बावजूद सूसी ने उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और फोन काट दिया। ये बेन सपली को निराशा की और भी गहरी खाई में भेजता है। अगर केवल वो समय रोक सकता है और स्तनों को देख सकता है। अगले कुछ दिनों में वो समय बिताने की पूरी कोशिश करता है। बेन किताबें पढ़ता है, फिल्में देखता है और यहाँ तक कि दूसरे शहरों की सोलो ट्रिप पर भी जाता है। हालांकि जब रात होती है, अनिद्रा शुरू हो जाती है, जिससे उसके लिए किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित करना कठिन हो जाता है। इसलिए वो अंधेरे में भी बेतरतीब दौरों पर जाने लगता है। एक रात वो एक स्थानीय सुपरमार्केट में जाता है, जहाँ वो देखता है कि रात की पाली में काम करने वाले एक व्यक्ति के लिए नौकरी की रिक्ति की घोषणा की गई है। बेन सोचता है कि समय काटने का ये सही मौका है और उनके पास कुछ पैसे हैं, इसलिए वो तुरंत नौकरी के लिए आंखें। अगले दिन वो प्रबंधक जेंकिंस के साथ एक साक्षात्कार स्कोर करता है और अंत में नौकरी पाता है। लंबे समय के बाद आखिरकार बेन खुश है और उसे इस बात का एहसास है कि उसका जीवन बदलने वाला है। जैसे जैसे बेन अपनी नई नौकरी का आदी हो जाता है, वो नोट करता है कि उसका प्रत्येक सहकर्मी अलग अलग तरीके से समय गुजारने की कला को कैसे संभालता है। कैशियर शेरोन पोन का स्टाइल सबसे अलग है। वो ये सुनिश्चित करती है कि घड़ी को हमेशा विभिन्न वस्तुओं के साथ छिपाया जाए। उनका मानना है कि अगर वो देखेंगे तो समय धीरे धीरे बीत जाएगा। फिर बैरी बिकमैन नाम का एक शरारती लड़का है, जो काम के प्रति कभी गंभीर नहीं होता है। अपने समान रूप से चालाक दोस्त मैट स्टीवंस के साथ वो महिला ग्राहकों पर अलग अलग मजाक करता है, जैसे कि उनके बैग में एक वयस्क खिलौना फिसल जाता है। जेल जाने जैसा समय कुछ नहीं गुजरता। कुछ ग्राहक इसे पाकर हैरान रह जाते हैं। हालांकि उनमें से कुछ इसे रखने का फैसला करते हैं। एकमात्र व्यक्ति जो समय की परवाह नहीं करता है, वो उनका बॉस जेंकिंस है। एक बार जब वो अपने अहंकारी भाषणों से शुरू करता है, तो वो कितना सफल और समृद्ध होता है, इसके बारे में वो आगे बढ़ सकता है। उसके लिए समय बहुत तेजी से गुजरता है। लेकिन सभी नाइट शिफ्ट के कर्मचारियों में से बेन अपनी गहरी उदासी की पीड़ा में समय गुजारने के सबसे असामान्य तरीके के रूप में बेन खुद को समय और वास्तविकता से अलग कर लेता है। दूसरे शब्दों में, वो अपनी महाशक्तियों का उपयोग समय और अंततः अपने परिवेश को स्थिर करने के लिए करता है, ताकि वो जो चाहे कर सके। आमतौर पर कोई पैसे लेकर भाग जाता है या कुछ स्पष्ट चीजें करता है, लेकिन बेन सिर्फ अपने कलात्मक कौशल को सुधारना चाहता है। चूंकि वो महिला शरीर से खौफ में है, वो यादृच्छिक ग्राहकों को चुनता है, धीरे से उन्हें निर्वस्त्र करता है और उनके चित्र बनाना शुरू करता है। बेन के मन में उनके प्रति कोई स्नेहपूर्ण भावना नहीं है। वो सिर्फ ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कला के प्रति उनका जुनून कभी खत्म न हो। यह निश्चित है कि बेन एक बार हो जाने के बाद वो उन्हें फिर से तैयार करता है और अपनी उंगलियों को चिपकाता है, जिससे समय फिर से बहना शुरू हो जाता है। यही अब बेनी की जिंदगी बन गई है। ये कुछ ऐसा नहीं है जिस पर वो गर्व कर सके, लेकिन कम से कम वो अब उतना उदास या पागल नहीं है। धीरे धीरे लेकिन लगातार उसने खुद को सूसी से दूर करना शुरू कर दिया। घर पर बेन अक्सर अपने सबसे अच्छे दोस्त सीन के साथ घूमता रहता है। दोनों बचपन से साथ हैं।
शॉन बेन के बिल्कुल विपरीत है क्योंकि वो केवल एक लड़की की पैंट पहनना चाहता है, जबकि बेन सीधे सीधे उनकी इच्छा के विरुद्ध करता है। ये पता चलता है कि वो शहर के हर स्ट्रिप क्लब में गया है। एक रात अपनी नाइट शिफ्ट के दौरान बेन लॉकर रूम में खजांची शेरोन से मिलता है। ऐसा लगता है कि वो उस पर क्रश है, लेकिन वो इसे व्यक्त करने के लिए खुद को एक साथ नहीं ला सकता। लेकिन जैसा कि वे बात करते हैं, दोस्ताना कैशिया अपने सैंडविच से काटता है, उसे चौंका देता है। शेरोन के गाल पर अचार का एक छोटा सा टुकड़ा चिपक गया और वह अजीब तरह से इसे पोंछने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसके संघर्ष को देखकर बेन अंदर आता है और उसके लिए इसे मिटा देता है, जिससे दोनों के बीच एक बहुत ही खुशनुमा पल बन जाता है। शायद एक दिन मैं अपना अचार आपके चेहरे पर लगा सकूं। ऐसा नहीं है कि मैंने जो खाया वो गलत निकला। थोड़ी देर के बाद शेरोन छोड़ने का फैसला करता है और दरवाजे की तरफ जाता है। बेन उस पल को स्थिर करना चाहता है और एक सप्ताह तक उसमें रहना चाहता है, लेकिन जब तक वो होश में आता है, शेरोन पहले ही जा चुका होता है। थोड़ी देर के बाद जैसा कि वो अपने काम के बारे में जा रहा है, मैट अचानक एक स्टाल से पॉप अप करता है और बताता है कि वो शेरोन के साथ फिल्मों में जा रहा है। ये बेन को तबाह कर देता है और वो सोचता है कि वो इतना बदकिस्मत क्यों है। वो अपने स्कूल के दिनों को याद करता है जब उसे पहली बार प्यार हुआ था। वो क्लास की सबसे होशियार लड़की थी जिसे सब पसंद करते थे। एक दिन उसका एक्सीडेंट हो गया और उसके हाथ में मोच आ गई, जिसके कारण उसे हर दिन भारी कास्ट पहनना पड़ता था। उसके सहपाठी उसे बेहतर महसूस कराने के लिए उस पर उत्साहजनक बातें लिखते थे। बेन भी कुछ लिखना चाहता था, लेकिन वो उसके पास जाने से भी घबरा रहा था। दुर्भाग्य से उसकी अनिच्छा ने उसे अवसर खो दिया, क्योंकि कुछ दिनों बाद लड़की ने अपनी कास्ट हटा दी। उसे ठीक होते देख सभी खुश थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उसके हाथ पर कुछ बाल बढ़ गए हैं, तो वे उसका मजाक उड़ाने लगे। अंततः लड़की रोना शुरू कर देती है और तभी बेन झपट्टा मारने का फैसला करता है। वो उसे एक कोने में ले जाता है और उसे ये कहते हुए सांत्वना देता है कि वो उसके साथ रहेगा चाहे कुछ भी हो। जल्द ही दोनों अच्छे दोस्त और अंततः प्रेमी बन जाते हैं। एक दिन लड़की अचानक बेन के पास आती है और पूछती है कि क्या वो 2 बार बिना सोचे समझे उसे चूमना चाहता है। वो हाँ कहता है और दोनों सप्ताहांत में अपने पसंदीदा स्थान पर मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। बेन इस बात से खुश है कि वो पहली बार किसी लड़की को किस करने जा रहा है। वो अगले कुछ दिनों के लिए अपनी नींद खो देता है और जब सप्ताहांत आता है तो वो मौके पर जल्दी पहुंच जाता है। वो दिन भर इंतजार करता है, लेकिन लड़की नहीं आती, जिससे उसका दिल टूट जाता है। स्कूल में अगले दिन बेन अंत में सीखता है कि लड़की को उसके माता पिता के साथ दूसरे शहर में स्थानांतरित कर दिया गया है। ये पहली बार है जब उन्होंने खुद को असहाय और उदास महसूस किया। वर्तमान में वापस जेनकिंस अपने सभी कर्मचारियों को इकट्ठा करता है और उन्हें बताता है कि वे अपने दोस्तों के साथ एक दोस्ताना फुटबॉल मैच खेलने जा रहे हैं। बेन और अन्य खेलना नहीं चाहते, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। मैच के दौरान सुपरमार्केट टीम भारी हार जाती है, क्योंकि यह स्पष्ट है कि उनमें से कोई भी नहीं जानता कि कैसे खेलना है। विपक्षी टीम ने गोल के बाद स्कोर को 26-0 कर दिया। जब बेन के पास पर्याप्त था, वो समय जमा देता है और लॉकर रूम में जाता है। अचानक एक आदमी अपने आप को मुक्त करता है और बाहर भागता है। इससे पता चलता है कि बेन अकेला व्यक्ति नहीं है जिसने एक क्षमता हासिल की है। थोड़ी देर के बाद वो बाहर निकलता है और अपनी उंगलियां चटकाता है, जिससे समय अपने मूल रूप में वापस आ जाता है। क्षण की गर्मी में मैट गेन को इतनी लक्ष्यहीनता से किक करता है कि यह जेनकिंस को पहले ही मार देता है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है और टीम के अन्य सभी साथी बेन और शेरोन को अकेला छोड़कर घर चले जाते हैं। अगले सीन में दोनों पास के एक डिनर पर रुके और एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने की कोशिश की। वहाँ बेन को पता चलता है कि वो वास्तव में अकेली है और वो मैट सिर्फ उसके साथ डेटिंग करने का मजाक उड़ा रहा था। वो फिर बेन के साथ अपने सपने साझा करती है और वो भी ऐसा ही करता है। शेरोन कहती है कि वो हमेशा एक चित्रकार से मिलना चाहती थी, क्योंकि वो कल्पना करती है कि वे वास्तविक सुंदरियों के विपरीत भी चीजों की सच्ची सुंदरता देख सकते हैं। हो सकता है कि दोनों की बातचीत से यह साफ हो जाए कि उनमें केमिस्ट्री है। उनकी अनौपचारिक तारीख के बाद बेन शेरोन होन के पास जाता है और अजीब तरह से उसके गालों पर चुंबन करके उसके पहले चुंबन को बर्बाद कर देता है जब वो चाहती थी। बाईं ओर बेन फिर से अचार के बारे में सोच रहा था। अगले दिन एक विकृत जेनकिंस ने घोषणा की कि वो मेजबानी करने जा रहा है। अपने जन्मदिन के अवसर पर पार्टी में शेरोन बेन से पूछता है कि क्या वो उसके साथ एक तारीख के रूप में आना चाहता है, और बाद में खुशी से सहमत हो गया। बाद में जेनकिंस लड़कों को अपने कार्यालय में बुलाता है और उन्हें अपने जन्मदिन की तैयारियों के लिए अलग अलग काम देता है। बेन को पार्टी में एक स्ट्रिपर नियुक्त करने का काम सौंपा गया है। हालांकि उसने अपने जीवन में कभी किसी से बात नहीं की, वो केवल उस व्यक्ति को जानता है जो उसकी मदद कर सकता है। बाद में वो अपने सबसे अच्छे दोस्त शॉन से मदद मांगता है। अगर वे काम कर सकते हैं तो उसे पार्टी में ले जाने का वादा करते हैं। दोनों फिर एक स्थानीय क्लब में जाते हैं, जहां सीन अपने अनुभव का उपयोग करता है और पार्टी के लिए एक लड़की को काम पर रखता है। अगली सुबह बेन को एक गुमनाम आदमी का फोन आता है, जो कलाप्रेमी होने का दावा करता है। उसके पास शहर में एक आर्ट गैलरी है और वह उसमें बेन की कुछ काम करना चाहता है। ये बाद वाले को प्रसन्न करता है, जैसा कि उनके जीवन में पहली बार किसी ने उनकी कला की सराहना की है। लेकिन उनके लिए अनजान ये बैरी और मैथ से एक शरारतपूर्ण कॉल निकला। उस रात बेन पार्टी के लिए तैयार हो जाता है और शेरोन को लेने जाता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, वो खुशी से उसे बताता है कि एक लोकप्रिय संगठन उसकी कलाकृति प्रदर्शित करना चाहता है। शेरोन तहे दिल से उन्हें बधाई देता है और जल्द ही दोनों पार्टी के प्रमुख बन जाते हैं।
जब वे आते हैं, पार्टी पहले से ही चल रही है। शॉन को एक लड़की द्वारा अस्वीकार किया जा रहा है। मैट और बैरी सोशोपत की तरह नाच रहे हैं और जेंकिंस डीजे पर हैं। तभी बैरी ने अपनी पूर्व प्रेमिका सूसी को उपस्थित लोगों के बीच नोटिस किया। ये पता चला कि वो जेंकिंस के भाई की प्रेमिका है। जल्द ही स्ट्रिपर आता है और पार्टी को गर्म करता है। विशेष रूप से शॉन उसके साथ एक त्वरित संबंध बनाता है। इस बीच बेन बाथरूम में जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात सूसी से होती है। बिना समय बर्बाद किए वो व्यक्त करती है कि वो चाहती है कि वे सुलह कर ले और फिर से युगल बन जाएं। बेशक बेन ये नहीं चाहता है, क्योंकि वो पहले से ही अपने जीवन के प्यार से मिल चुका है, लेकिन पागल लड़की जिद करती रहती है। अनजाने में वो उसे जबरदस्ती चूमती भी है, फिर तुरंत उसे पीछे धकेल देती है। लेकिन जब वो घूमता है तो उसे पता चलता है कि शेरोन पूरी घटना का गवाह था। बेन समझाने की कोशिश करता है कि यह वैसा नहीं है जैसा ये दिखता है, लेकिन मासूम कैशिया एक शब्द सुने बिना चला जाता है। थोड़ी देर बाद बेन सीधे शेरोन के अपार्टमेंट में जाता है और उसे सब कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने गुस्से से अंधी हो जाती है। जब वो अश्लील बातें करने लगती है तो बेन परेशान हो जाता है और चला जाता है। ब्रेकअप के कारण वो एक बार फिर अवसाद और अनिद्रा की अपनी दुनिया में आ गया। वो केवल एक चीज की प्रतीक्षा कर रहा है, कथित आर्ट गैलरी कंपनी के साथ नियुक्ति, जिसने उन्हें अगले दृश्य में बुलाया था। अंत में वो दिन आता है और बेन अपनी कुछ बेहतरीन कलाकृति के साथ वहां जाता है। उम्मीद के मुताबिक गैलरी के मालिक ने उसके साथ अपॉइंटमेंट लेने से इनकार कर दिया, जिससे बेन को एहसास हुआ कि उसके साथ मजाक किया गया है। लेकिन जैसे ही वो निकलने वाला होता है, मालिक शेरोन के अपने कुछ रेखाचित्रों को देखता है और देखने के लिए कहता है। अप्रत्याशित रूप से वो उन्हें पसंद करता है और बेन ने गैलरी में अपना काम प्रदर्शित करने के लिए एक रात की पेशकश की है। कुछ दिनों बाद शेरोन को बेन के कला प्रदर्शन का आधिकारिक निमंत्रण मिला। हालांकि वो उससे नाराज है, फिर भी वो गैलरी में जाने का फैसला करती है। जब शेरोन वहां पहुंचती है तो वो ये देखकर दंग रह जाती है कि वहां की कलाकृति उसके बारे में है। ये पता चला कि बेन ने अन्य महिलाओं के चित्र बनाना बंद कर दिया और उसने अपना सारा समय शेरोन पर इस्तेमाल किया। वो उसके जीवन का प्यार थी और वो उसके अलावा किसी और महिला को नहीं देख सकता था। लेकिन वो कैसे जानता है कि मेरे निप्पल का आकार कैसा है? इस बीच शेरोन और बेन आखिरकार मिलते हैं। बाद वाला ये समझाने की कोशिश करता है कि पार्टी की रात क्या हुआ था, लेकिन शेरोन कहता है कि उसके पास नहीं है। उसे अब एहसास हो गया है कि वो उसकी पेंटिंग देखकर ही उससे कितना प्यार करता है। इससे दोनों करीब आते हैं और शेयर करते हैं। अंतिम दृश्य में आर्ट गैलरी के कमरे के ठीक बीच में रोमांटिक अनुमान, बेन अपनी शक्तियों का उपयोग करता है और सब कुछ जमा देता है। हालांकि इस बार शेरोन भी जमी हुई दुनिया में कदम रख सकती है। इसके बाद दोनों बर्फ में चले जाते हैं, जहां लाखों बर्फ के टुकड़े हवा में लटके रहते हैं। अंत में लव बर्ड्स एक बार फिर किस करते हैं, इसलिए फिल्म को एक खुश नोट पर समाप्त करते हैं। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए एक लाइक छोड़ दें। देखने के लिए धन्यवाद। पूरी पिक्चर देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं।